Hi everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to start with part 2 of BSA, which consists of chapter number 2, that is relevancy of facts from section 3 to 50. So पहले हम एक ओवरलुक लेंगे इस पार्ट का कि किन सेक्शंस में कौन से टॉपिक हमें बताए गए हैं. ठीक है. सो जो सेक्शन नंबर 3 है वो हमें ये बताते हैं कि किन फैक्ट्स का एविडेंस हम कोर्ट में दे सकते हैं, कौन से एविडेंसेस कोर्ट में दिए जा सकते हैं. देन सेक्शन 4 to 14 जो है वो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स की बात करते हैं. देन सेक्शन 15 to 25 जो है वो एडमिशन की बात करते हैं, जिसमें हम कन्फेशंस भी पढ़ेंगे. देन सेक्शन 26 एंड 27 जो है वो नॉन विटनेस की स्टेटमेंट की रेलेवेंसी की बात करते हैं. देन 28 to 32 जो है वो उन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर दी गई है. देन सेक्शन 33 जो है वो हमें ये बताते हैं कि स्टेटमेंट कितनी प्रूव की जानी चाहिए, हाउ मच स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड. देन सेक्शन 34 to 38 जो है वो जजमेंट की बात करते हैं कि एक जजमेंट कब रेलेवेंट होगी. देन 39 to 45 में हमें ये बताया कि थर्ड पर्सन के ओपिनियन को हम रेलेवेंट कब मानेंगे. देन 46 to 50 में हमें ये बताते हैं कि एक पर्सन के करेक्टर को कब रेलेवेंट माना गया है. सो इन्हें हम याद करने के लिए क्या करेंगे, 3 में डिवाइड कर देंगे. इन तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे. देन इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों में स्टेटमेंट की बात की गई है. देन जजमेंट, ओपिनियन एंड करेक्टर. सो जो फर्स्ट है वो हमें बताते हैं कि एविडेंस किसका दिया जाएगा, ये दिया सेक्शन 3 में. देन क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स जो है सेक्शन 4 to 14. देन एडमिशन जो कि है फ्रॉम सेक्शन 15 to 25. ये तीनों याद कर लिए. देन नेक्स्ट जो 3 है वो स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नॉन विटनेस, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, देन स्टेटमेंट कितनी प्रूव की जानी चाहिए. सो जो नॉन विटनेस की स्टेटमेंट है वो है सेक्शन 26 एंड 27 में. देन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर दी गई स्टेटमेंट जो है वो है सेक्शन 28 to 32 में. देन जो स्टेटमेंट है वो कितनी प्रूव की जानी चाहिए वो दी है सेक्शन 33 में. देन जजमेंट, ओपिनियन एंड करेक्टर, 3 चीजें हैं. जजमेंट जो है वो है 34 to 38 सेक्शन में. देन ओपिनियन जो है वो है सेक्शन 39 to 45 में. देन करेक्टर जो है वो है सेक्शन 46 to 50 में. सो इसे हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, फर्स्ट 3, देन सेकेंड 3 एंड देन थर्ड 3. सो नेक्स्ट हम सेक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो सेक्शन नंबर 3 जो है वो पहला सेक्शन है पार्ट नंबर 2 का. सो सेक्शन 3 हमें ये बताते हैं कि एविडेंस किन चीज़ों के दिए जा सकते हैं. सो एविडेंस दिए जा सकते हैं फैक्ट इन इशू के, रेलेवेंट फैक्ट्स के, और किसी फैक्ट्स के नहीं दिए जाएंगे. सो यही हमें सेक्शन नंबर 3 में बताया है. एविडेंस में बी गिवन ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स इन इशू. सो फैक्ट्स इन इशू क्या होता है, ये हमने सेक्शन नंबर 2 में पढ़ा था डेफिनेशन में. फैक्ट इन इशू में हमने 2 वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वो था एसर्ट एंड डिनाई. एक पार्टी जिन फैक्ट्स को एसर्ट कर रही है, वहीं दूसरी पार्टी उन्हीं फैक्ट्स को डिनाई कर रही है, उसे हम फैक्ट्स इन इशू बोलेंगे. देन सेकेंडली रेलेवेंट फैक्ट्स. अब ये रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमें सेक्शन 4 to 50 में दिए गए हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. एंड नो अदर फैक्ट्स, विच मीन्स कि इन दोनों चीज़ों के ही एविडेंस दिए जाएंगे. देन एक्सप्लेनेशन दी गई है इस सेक्शन में दैट दिस section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. ठीक है. अब इसमें एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया गया है कि ये जो सेक्शन है वो उस पर्सन को इनेबल नहीं करेगा एक फैक्ट का एविडेंस देने के लिए जिसको सिविल प्रोसीजर ने डिसएंटाइटल कर दिया है. सो इसे हम इलिस्ट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो नेक्स्ट हम इलिस्ट्रेशंस देखेंगे इसकी. पहले हम ये जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर ए, ये फैक्ट इन इशू की बात करती है कि फैक्ट इन इशू क्या होते हैं. सो ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ पी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ. सो ये केस है, ये आपको समझ में आ गया. एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू. ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, ए का बी को क्लब से मारना, ये फैक्ट इन इशू है. देन ए इज कोजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या बी की डेथ जो हुई है वो ए के मारने से ही हुई है, ये सेकंड फैक्ट इन इशू हो गया. देन ए इज इंटेंशन टू कोज बीज डेथ, क्या ए की इंटेंशन थी कि वो बी को मारना चाहता है, ये थर्ड फैक्ट इन इशू हो गया. सो ये जो तीनों चीजें हैं ये इस केस की फैक्ट इन इशू है.
देन हम जो इलिस्ट्रेशन नंबर बी पढ़ेंगे, ये एक्सप्लेनेशन पे बेस है, जो हमने अभी लास्ट देखा था कि वो पर्सन जिसको सिविल प्रोसीजर ने डिसएंटाइटल कर दिया है, वो इस सेक्शन के अंदर किसी भी फैक्ट का एविडेंस नहीं दे सकता है. A suitor does not bring with him and have in readiness for the production at the first hearing of the case a bond on which he relies. एक पर्सन है, ठीक है, जिसने सूट किया है, वो जिन डॉक्यूमेंट्स पे या जिस बॉन्ड पे वो रिलाई कर रहा है, वो ही वो कोर्ट में नहीं लेके आया, कोर्ट में उसने प्रोड्यूस नहीं किया, और ना ही वो रेडी है उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage. तो क्या लेटर स्टेज में जाके वो बोल सकता है, जब कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग की लास्ट स्टेज पे चल रहा है, अब कोर्ट ने एक डिसीजन लेने का सोच लिया कि हाँ ये डिसीजन अब बन सकता है, तो तब क्या वो बोल सकते हैं कि हाँ अब आप बॉन्ड ले लीजिए, मैं आपको अब ये देने के लिए तैयार हूँ? तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता. कोर्ट कहेगा पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप सो रहे थे जो आप बॉन्ड नहीं लेके आए. लेकिन इसमें यह है कि अगर कहीं पे कोई कंडीशन दी गई है कि हाँ ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा. लेकिन जहाँ सिविल प्रोसीजर कोड ने स्पेशली दे रखा है कि इस पर्सन को डिसएंटाइटल कर दिया गया है, तो ये सेक्शन उसे एनेबल नहीं करेगा उस फैक्ट की एविडेंस देने के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 4. सो जो सेक्शन नंबर 4 है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे से डील करता है. इसने दिया है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. वो फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. सो हम दो क्वेश्चन इसमें बनाएंगे कि एक तो हम ये देखेंगे कि व्हाट फैक्ट्स आर रेलेवेंट, व्हाट, ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाई इट इज रेलेवेंट, देन व्हाई. सो ये दो क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन हमें क्या बताना चाह रहा है. सो सेक्शन नंबर 4 हमें ये बता रहा है कि वो फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं वो रेलेवेंट हैं. ठीक है. अब इसमें ये बोला है, अगर आप ये सेक्शन बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो उसमें बताया फैक्ट्स दो नॉट इन इशू, जो फैक्ट्स इशू में नहीं हैं, क्योंकि अगर वो फैक्ट्स इशू में है तो फैक्ट्स इन इशू अगर है तो वो किस में डील करेगा, सेक्शन नंबर 3 में डील करेगा. सेक्शन नंबर 3 हमें ये बता रहे हैं कि एविडेंस जो है वो फैक्ट इन इशू के दिए जाएंगे और रेलेवेंट फैक्ट्स के दिए जाएंगे. तो सेक्शन नंबर 4 से लेके 50 ये देखते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं. फैक्ट इन इशू का तो एविडेंस हमने 3 में दे दिया, 3 में हमने रेलेवेंट फैक्ट्स भी दे दिया. अब वो रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं वो हमें सेक्शन 4 से बताया गया है. तो जो फैक्ट्स दो नॉट इन इशू बट कनेक्टेड विद, वो कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से, फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, वेदर अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस. ठीक है. अब आप ये देखिए, एक आदमी है जो अपने घर पे है, उसे बाहर से कोई आदमी आया मारने के लिए उसके घर पे. सो जब वो आदमी उसे मारने लगा तो उसकी बीवी चिल्लाने लगी, और जिसको वो मार रहा था, जो उसको मार रहा था, तो वो उसके थप्पड़ पड़ने पे वो रो रहा था. ठीक है. और उसकी बीवी का चिल्लाना, जो उसका बच्चा था वो भाग के नेबर में गया अंकल को बुलाने के लिए, उसके फादर को बचाने के लिए. सो ये तीनों चीजें क्या है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है. उस आदमी का मार पड़ने से चिल्लाना वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसकी बीवी का चिल्लाना सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसके बच्चे का भाग के जाना, नेबर में अंकल को बुला के लेके आना, वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है. सो इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है. तो व्हाट का आंसर हमें मिल गया कि क्या चीज रेलेवेंट है, वो फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो रेलेवेंट है. अब हम वाई का आंसर ढूंढेंगे. सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे इसमें बताया गया कि इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे बोलते हैं इस सेक्शन को. तो रेस जेस्टे जो है वो एक लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब है थिंग्स सेड एंड डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. वो चीजें जो सेम ट्रांजैक्शन में बोली गई हैं या एक्ट किए गए हैं तो उसे हम रेस जेस्टे बोलेंगे. According to this doctrine, court can take into account all the essential details of the transaction. इससे क्या होगा कि कोर्ट एक ये देख सकेगा कि उस ट्रांजैक्शन की एसेंशियल डिटेल्स क्या थी,
क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर इसमें जो वर्ड यूज किया गया है ट्रांजैक्शन, तो उसका क्या मतलब है। ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। सो एक चीज जो हो रही है ए का बी को मारना, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो वो क्या एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं। उसका चिल्लाना मार पड़ने की वजह से, उसकी बीवी का रोना, देन उसके बच्चे का भाग के जाना, वो सब क्या है उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है। Connected together to be referred by a single name like a crime, a wrong, a contract, and or any other subject of inquiry which may be in issue. Transaction in the sense is continuity of events without any external interference. अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है continuity और यहाँ पे देखोगे spontaneity। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए बी ए को मार रहा है, अब उसकी बीवी खड़ी है वहीं पे कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। अब जब वो मार के चला गया, बाद में जब पुलिस को बुलाया गया, तब उसकी बीवी रोने लग गई। तो क्या उसकी बीवी का बाद में पुलिस के सामने रोना रेस जैसे है? नहीं। अगर वो उस टाइम पे रो रही होती जब उसके पति को मार पड़ रही थी, तब वो रेस जैसे होता। लेकिन वो अगर बाद में पुलिस के सामने रो रही है कि हाँ भी तो मेरे पति को मार के चला गया, तो ये रेस जेस्चर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी भी होनी चाहिए और स्पॉन्टेनिटी भी होनी चाहिए। सो रेस्ट जेस्चर जो है वो एक एक्सेप्शन है हेयरसे का। हमने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, उसमें हमने 3 चीजें देखी थी कि जो एविडेंसेस हैं वो कन्फाइंड होने चाहिए मैटर इन इशू से। देन सेकंड हमने पढ़ा था हेयर से एविडेंस एडमिट नहीं होंगे। देन थर्ड हमने देखा था बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। तो जो सेकंड पॉइंट था कि जो हेयर से एविडेंसेस है वो एडमिसिबल नहीं होंगे, तो रेस्ट जेस्चर जो है वो उसका एक्सेप्शन है। इसमें क्या होगा, हेयर से एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। ये कैसे? अब मान लीजिए कि ए को बी ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, ए वहां पे रोड पे गिर गया, ठीक है। अब वो जो बी था जिसने अपनी गाड़ी से ए को मारा, वो बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, ठीक है। उसी टाइम सी जो है वो बी को, उसने देखा कि बी नीचे गिरा हुआ है, उसने उसको मारते हुए नहीं देखा ए को, लेकिन उसने ये देखा कि बी सड़क पे गिरा हुआ है, उसके खून निकल रहा है। तो सी भाग के उसके पास गया, तो सी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या ऐसे चोट कैसे लगी, आप नीचे कैसे गिरे हुए हो। तो उसने बताया बी ने कि वो ए जो भाग रहा है वो गाड़ी लेके, वो मेरे से टक्कर मार के गया जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई, ठीक है। अब जो सी है वो अगर कल को जाके कोर्ट में विटनेस बनता है या बोलता है कोर्ट में कि हाँ बी ने मुझे तब ये बताया था, तो तब क्या वो एडमिसिबल होगा? तो हाँ एडमिसिबल होगा, क्योंकि वो सेम तभी उसी टाइम पे जैसे ही बी गिरा, सी ने उसको देखा और सी उसके पास आया और बी ने उससे बताया कि मुझे ए ने मारा, वो जो गाड़ी लेके भाग रहा है। तो सी को समझ में आ गया। तो ये जो सी की स्टेटमेंट है वो एक तरह से उसने देखा थोड़ी कि उसको मार के भागा, उसने बी की स्टेटमेंट सुन के एविडेंस दिया कोर्ट में, तो ये एक्सेप्टेबल होगा, यहाँ पे एडमिसिबल होगा। सो जेंटिला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये हेल्ड किया गया था। SC held that rule embodied in section 4 is an exception to the general rule that hearsay evidence is not admissible, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इलिस्ट्रेशंस देखेंगे सेक्शन नंबर 4 की। जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है वो है A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact. अब इसमें आपको क्या समझ में आया कि A जो है वो अक्यूज्ड है, B जो है वो विक्टिम है, और जो बाई स्टैंडर जो आसपास खड़े हैं उन्होंने अगर कुछ भी ऐसा बोला है या कोई एक्ट किया है उस दौरान, तो वो क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा। इसे हम एक और तरीके से समझते हैं, जैसे कि ए, मान लीजिए ए ने बी को मारा, ठीक है। ए ने बी को इतना ज्यादा मारा कि बहुत ज्यादा खून उसका बह गया, और सी जो था वो एक बच्चा था जो वहीं खड़ा उसे देख रहा था कि ए जो है वो बी को किस तरीके से मार रहा है। सी उस चीज को देख के बेहोश हो गया, ठीक है। तो वो जो सी के बेहोश होने का कारण था वो ए का बी को मारना था, तो वो भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा। तो इसे भी हम रेस जेस्चर कहेंगे। और मान लीजिए जो ए है वो जब बी को मार रहा है तो बी रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाने के लिए बोल रहे हैं,
तो उसका चिल्लाना और उसको खुद को बचाने के लिए जो वो हाथ पैर मार रहा है, वो सब चीज़ें क्या होगी, रेस जेस्चर का पार्ट होंगी। ठीक है। सो जो बी इलस्ट्रेशन है वो देखें तो ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and jails are broken open। ठीक है। अब मान लीजिए ए है, उसका दिमाग है सारी चीज़ों के पीछे। ठीक है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, ट्रूप्स पे अटैक किए जा रहे हैं, जेल्स तोड़े जा रहे हैं। तो वो जो ए है वो हर जगह पे प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन उसके ऑर्डर पे, उसके डायरेक्शन पे जो है बाकी लोग एक्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का होना एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them। ये जो इलस्ट्रेशन है ये हम किससे कनेक्ट करेंगे, जो हमने फोर्थ पॉइंट देखा था सेक्शन नंबर 4 को हमने जब पॉइंट्स में पढ़ा था, इससे लास्ट स्लाइड में, तो उसमें हमने देखा था वेदर अकर्ड एट सेम टाइम और प्लेस और डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ठीक है। सो ये इलस्ट्रेशन उससे कनेक्ट करता है। देन इलस्ट्रेशन नंबर सी जो है वो है ए सूज बी फॉर अ लेबल कंटेन्ड इन अ लेटर। लेबल क्या होता है, रिटन डेफर्मेशन होती है। In a letter forming part of a correspondence, letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself। अब इसे हम एक easy डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए 10 जो हैं वो लेटर्स जो हैं ए बी के बीच में, 10 लेटर्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, ए एंड बी, टोटल 10 लेटर्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। अब इसमें लिबल जो है, डेफर्मेशन जो है वो की गई है 7th लेटर में। ठीक है। सो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो 10 लेटर्स का है, लेकिन लिबल जो है वो 7th लेटर में किया गया है। तो बाकी के जो लेटर्स हैं 7 को छोड़ के, वो सब भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बोले जाएंगे, रेस जेस्चर का पार्ट होंगे। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। देन डी इलस्ट्रेशन देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन्स सक्सेसफुली, ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट। अब इसमें मान लीजिए कि बी ने ए को गुड्स भेजने हैं। ठीक है, ये बी ने ए को गुड्स भेजने हैं। अब इनके बीच में मान लीजिए 3 और मीडिएटर्स हैं। ठीक है, सी डी एंड ई। तो अब जो बी जो है वो पहले सी को भेजेगा, सी से जो जाएगा वो जाएगा डी के पास, देन डी से जाएगा ई के पास, देन जाएगा ए के पास। सो उन गुड्स का बी से सी तक पहुंचना, सी से डी तक पहुंचना और डी से ई तक पहुंचना, ये सब जो डिलीवरीज हुई हैं ये रेलेवेंट फैक्ट हैं, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम केस लॉ से डील करेंगे। सो जो रेटन वर्सेस क्वीन का केस था, इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, डिसीज्ड कॉल्ड टू पुलिस एंड सेड गेट मी पुलिस प्लीज एंड नरेशन ऑफ एड्रेस इज रेलेवेंट। अब इसमें क्या था, जो विक्टिम था उसने, जो जिसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसने क्या था, जब वो कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था या उसे मारा जा रहा था, तो उसने जल्दी जल्दी में पुलिस को कॉल किया था और उसने बोला था गेट मी पुलिस प्लीज। ठीक है, और उसने जल्दी जल्दी में अपना एड्रेस बता दिया पुलिस को, लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक वो पर्सन मर चुका था। ठीक है, तो उसके पुलिस को कॉल करना और पुलिस को अपना एड्रेस बताना और पुलिस को ये बोलना प्लीज गेट मी पुलिस प्लीज, तो फिर ये सब चीजें क्या होगी, रेलेवेंट होगी। रेटन वर्सेस क्वीन केस में ये हेल्ड किया गया था। देन आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, इसमें ये बोला था स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम आफ्टर इंसिडेंट वॉज नॉट हेल्ड रेस जेस्चर। तो अब ये क्या था इस केस में, इस केस में एक लड़की थी, उसके अंकल ने उसकी थ्रोट काट दी थी। जब उसकी थ्रोट काटेगी तभी थोड़े टाइम में उसकी आंटी रूम में एंटर हुई। उसने आंटी को बोला कि देखो अंकल ने मेरे साथ ये क्या किया, बेडिंगफील्ड अंकल ने मेरे साथ ये क्या किया, मेरी थ्रोट काट दी।
ठीक है। अब वो क्या हुआ था, जैसे ही इंसिडेंट हुआ, जैसे ही उसकी थ्रोट काटी गई, साथ के साथ थोड़ी देर में 1 या 2 मिनट में उसकी आंटी आई, जिसको उसने ये बोला देखो अंकल ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मेरी थ्रोट काट दी। ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये कोर्ट ने तब इसे रेस जेस्चर नहीं माना था, लेकिन इसे ओवर रूल किया गया था बाद में, और इस प्रिंसिपल को इंडिया में भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो उसने अपनी आंटी को बोला था ये शॉर्टली आफ्टर इंसिडेंट था। तो जो लास्ट स्लाइड में हमने इलस्ट्रेशंस पढ़ी थी, उसमें ए इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ था शॉर्टली आफ्टर और बिफोर द इंसिडेंट। तो अगर वो शॉर्टली आफ्टर है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ रेस्ट जेस्चर, उसे सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन वर्सेस द क्राउन। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, द एक्सप्रेशन बाय स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन ए में जो बाय स्टैंडर वर्ड यूज किया गया है, उसका मतलब क्या है, द पर्सन्स हु आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अकरेंस। जब वो इंसिडेंट हो रहा है, जो लोग उसे आई विटनेस कर रहे हैं, जो उसे देख रहे हैं, वो ही बाय स्टैंडर्स में इंक्लूड होंगे, ना कि वो लोग जो कि गैदर हुए हैं ऑन द स्पॉट आफ्टर दी अकरेंस। जो कि आफ्टर दी अकरेंस गैदर हुए हैं, वो लोग बाय स्टैंडर्स में काउंट नहीं होंगे। सो इस केस में ये हेल्ड गया था। नेक्स्ट केस जो है वो है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये बताया गया था कि एन एफआईआर लॉज्ड सून आफ्टर द इंसिडेंट बाय पर्सन्स हु विटनेस्ड इट becomes a part of happening, so it is under the purview of the doctrine of res gestae. So इसमें ये बताया है कि अगर कोई विटनेस है जिसने खुद इंसिडेंट होते हुए देखा है, वो साथ के साथ जैसे ही उसने इंसिडेंट होते हुए देखा, वो पुलिस स्टेशन गया और उसने एफआईआर लॉन्च करवा दी। सो ये जो उसका स्पॉन्टेनिटी है कि वहां से वो सीधा इंसिडेंट देखते ही पुलिस स्टेशन गया, ये जो कंटिन्यूटी है ये बताती है कि ये जो एफआईआर उसने लॉन्च करवाई है, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और इसे रेस जेस्चर के अंडर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट केस जो है वो है भास्करम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बोला गया था द स्टेटमेंट अटर्ड और एक्ट डन मस्ट बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब कि कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए बाद में। अब ऐसे हो सकता है क्या कि जैसे हमने एफआईआर का एग्जांपल ये ऊपर वाले केस में एफआईआर का पढ़ा था, तो अगर मान लीजिए ए ने देखा इंसिडेंट होते हुए कोई, ठीक है, वो गया अपने घर, उसने आराम किया, रेस्ट किया, अगले दिन फिर उसने निकाल दिया पूरा, तीसरे दिन जाके उसने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च करवा दी, तो ये क्या रेस्ट जेस्चर में कवर होगा? नहीं। सो ये नहीं होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, विदाउट एनी इंटरवल होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था और ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हमने जो पढ़ा है, सो अगर पूरी समरी देखे तो हमने सेक्शन नंबर 1 देखा था, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट देखी थी। शॉर्ट टाइटल क्या था, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एप्लीकेशन क्या था, इसमें एप्लीकेशन में दिया गया था कि ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, और किन पे अप्लाई नहीं होगा, तो ये एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होगा और उन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा जो कि आर्बिट्रेटर के अंडर में चल रही हैं। ठीक है। सो कमेंसमेंट डेट जो है वो है 1 जुलाई 2024। सेकंड सेक्शन जो है वो डेफिनेशन से डील करता है। इसे हमने ट्रिक्स के थ्रू याद किया था कि कौन से क्लोज में कौन सी डेफिनेशन है, और इसे हमने डिटेल में भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। सेक्शन नंबर 3 जो है वो हमने इसी क्लास में पढ़ी है कि किन चीज़ों का एविडेंस दिया जाएगा। सो फैक्ट इन इशू का एविडेंस दिया जाएगा या रेलेवेंट फैक्ट्स का एविडेंस दिया जाएगा। रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं, जो सेक्शन नंबर 4 to 50 में बताए गए हैं, और जो सेक्शन नंबर 4 है वो रेस जेस्चर से डील करते हैं, मतलब कि वो फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो रेलेवेंट होंगे। ठीक है। सो सेक्शन नंबर 4 हमें ये बताते हैं। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें हम सेक्शन नंबर 5, 6 एंड 7 से डील करेंगे। सो अगली वीडियो देखने के लिए कनेक्टेड रहिए आप इस चैनल से, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का इस क्लास से रिलेटेड या फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and for more videos stay connected to this channel, and please like, comment and share this video. Thank you.